मेरी प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास गूंगा भाग 13। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये सब क्या है पापा? आवाज नितिन की थी। क्या है ये सब? ये फोटो, ये लेटर्स, क्या ऐसा हो सकता है? बहुत चालाक है ये जज का बच्चा, तो जरूरत से ज्यादा ही चालाक निकला। दांत पीसते हुए रॉमी शर्मा ने ये शब्द मानो खुद ही से कहे थे। फिर थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, याद करो नितिन, याद करो। उसने गौतम को खत्म करने से पहले ऐसी चाल चली थी कि उसे हमसे काट दिया था। हमारे और उसके बीच दरार डाल दी। वही खेल उसने इस बार भी खेला है। वाह, मानना पड़ेगा हरामजादे के दिमाग को। क्या चाल लाया है ऐसी कि साधारण आदमी ख्वाब तक में नहीं सोच सकता। मेरे और तुम्हारे बीच ही दरार डालने का रास्ता खोज निकाला पट्टे ने। बाप बेटे के बीच दरार डालने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है कि यही सिद्ध कर दिया जाए कि तुम बाप बेटे ही नहीं हो। वाह वाह, दिमाग की दाद देनी पड़ेगी उसकी। मगर ये फोटो, मम्मी के लेटर्स। दुनिया बहुत आगे निकल गई है बेटे। ट्रिक फोटोग्राफी से आज चाहे जैसे फोटो तैयार किए जा सकते हैं। और ये लेटर्स, उसने सोचा होगा किसने देखी है आरजू की हैंडराइटिंग? मैंने या तुमने? 15 साल पहले मर चुकी है वो। उसकी राइटिंग का तो नमूना तक नहीं होगा हमारे पास। पर ठहरो, नमूना है शायद। मरने से करीब 1 महीना पहले आरजू अपने पिता के घर गई थी। वहां से हमें एक लेटर लिखा था उसने। हमें उसने संभाल कर हमने अपने सेफ में रख लिया था। कुछ दिन पहले सेफ में तलाश तो हम कुछ और ही रहे थे, मगर उस पर नजर पड़ी थी। शायद वह अब भी वहीं पड़ा हो। अगर वह मिल गया तो अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक ही झटके में सारी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा हरामजादी का। हम अभी आते हैं। इन शब्दों के बाद ट्रांजिस्टर से कदमों की आवाज निकली। हम बहुत ध्यान से उन आवाजों को सुन रहे थे। रॉमी शर्मा की बातों से मुझे भी आशा बंधी थी। यह आशा कि शायद यह सब संदीप की चाल ही हो। वास्तव में उसकी आरजू से कभी कोई संबंध ना रहे हो। ऐसा है या नहीं, यह पता लगाने के लिए मैंने संदीप की तरफ देखा। बहुत ध्यान से देखा था उसके चेहरे को, बावजूद उसके किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ट्रांजिस्टर पर अभी भी खामोशी छाई हुई थी। संदीप, अंततः मैंने पूछ लिया, क्या सच यही है? क्या यह कि यह सब तुम्हारी चाल है? उन दोनों में फूट डालने के लिए तुमने नकली फोटो और लेटर्स तैयार किए हैं? तुम तो यही चाहती हो ना कि यह सच हो? जवाब देने की जगह संदीप ने उल्टा सवाल कर दिया। मुझे तो लगता है कि सच यही है। अगर मैं अपने सिद्धांतों पर चलूं तो इस वक्त मुझे तुम्हारी हाँ में हाँ मिला देनी चाहिए। यानी कह देना चाहिए कि हाँ, सच वही है जो रोमी शर्मा कह रहा है। क्योंकि मेरा सिद्धांत है, जिन संबंधों को मधुर बनाए रखे बगैर आपका काम नहीं चल सकता, उन्हें मधुर बनाए रखने के लिए अगर छोटा मोटा झूठ बोलना पड़े तो बेहिचक बोल देना चाहिए। ऐसा जवाब दिया था उन्होंने, ऐसा कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। ना यह कि रमेश को ठीक कह रहे हैं, ना यह कि गलत कह रहे हैं। उलझ कर रह गई मैं। कहा, मुझसे सीधी बात ना करने की तो शायद तुमने कसम खा ली है। क्या मतलब? मैंने जो पूछा उसका तुमने जवाब भी दे दिया, मगर क्या दिया मेरी कुछ समझ में नहीं आया। सीधा साधा जवाब दो संदीप। यह सब उन बाप बेटों में फूट डालने के लिए तुम्हारी चाल है या? सुनते रहो, उन्होंने मेरी बात काट कर कहा। शायद रमेश उस लॉबी में वापस आ गया है जहां मैं इस ट्रांजिस्टर से कनेक्टेड माइक्रोफोन छुपा कर आया था। ट्रांजिस्टर से सचमुच कदमों की आवाज के बाद रमेश शर्मा की आवाज निकली थी। ये लो, मिल गया लेटर। मिलाओ राइटिंग, और यह सब मैं केवल तुम्हारी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ बेटे। मुझे तो अच्छी तरह मालूम ही है कि यह उसकी चाल है। मामा, मेरी तसल्ली के लिए? नितिन की आवाज। यह आपने क्या बात कही पापा? भला मैं क्यों शक करने लगा कि मैं? हो सकता है बेटे, हो सकता है। उसने चाल ही इतनी घातक चली है। एक बार को तो यह सोचकर हम ही हिल गए थे कि कहीं यह सब सच तो नहीं है।
मगर अब अतीत में गए सारी बातें ध्यान से सोची तो समझे कि उसके द्वारा तैयार किए गए इस मटेरियल में कोई दम नहीं है। यह साजिश है उसकी। मगर तुम तो अतीत में नहीं जा सकते ना। तुम्हें तो नहीं मालूम कि तुम हमारी शादी के 7 या 8 महीने बाद नहीं बल्कि पूरे 9.5 महीने बाद हुए थे। तुम्हें तो नहीं मालूम कि प्लीज पापा प्लीज। नितिन उसकी बात काट कर कह उठा, ऐसी बातें मत कहिए। भला मैं शक क्यों करूंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। फिर भी बेटे फिर भी, रमेश ने कहा, उसने स्थिति ऐसी क्रिएट कर दी है कि हर बात सिद्ध होनी जरूरी है। पहलवान, तुम मिलान करो इस लेटर का उसके द्वारा तैयार किए गए लेटर से। नितिन की नजरों में उसकी साजिश का भंडाफोड़ होना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इसके दिलो दिमाग में संदेह का बाल बराबर भी कीड़ा रह गया जैसा सोचकर उसने यह साजिश रची है तो हमारे लिए स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाएगी। नितिन के विरोध करने की आवाजें आती रहीं, अर्थात बार बार कह रहा था वह कि उसे इन फोटोओं और लेटर्स पर जरा भी यकीन नहीं। मगर पहलवान शायद इस बीच रमेश के हुक्म का पालन करता रहा था। तभी तो कुछ देर बाद उसकी आवाज उभरी, ये तो बिल्कुल अलग है मंत्री जी। दोनों राइटिंग दूर दूर तक एक दूसरे से नहीं मिलती। हमें तो मालूम है पहलवान, नितिन को दिखाओ। रमेश की आवाज इसी को भ्रमित करने के लिए, इसी को हमसे काटने के लिए चली है उसने ये भयंकर चाल। उसके मुताबिक गौतम के बाद नंबर भी नितिन का ही है। वह किसी के नंबर नहीं लगा सकता पापा। नितिन की गुर्राहट इतनी तीखी थी कि ट्रांजिस्टर भी घरघरासा उठा। एक बार परमिशन दे दीजिए, मैं उसकी लाश आपके चरणों में लाकर ना डाल दूं तो मैं आपका बेटा नहीं। मिलेगी बेटे, परमिशन भी जल्दी ही मिलेगी। बस एक बार वह सारा सामान हमारे हाथ लग जाए। थोड़े गैप के बाद उसी की आवाज पुनः उभरी, उस सामान का क्या रह गया पहलवान? तुम तो उसकी जगह से इस मुसीबत को उठा लाए। हमला तो यही सोचकर किया था मंत्री जी कि शायद वह लॉकर से वही सामान निकाल कर लाया है। मगर पहलवान कहता चला गया, कुछ कुछ इल्म मुझे इस बात का हो रहा है कि उसने हमारे काम का सामान कहाँ रखा है। अगर मेरा अनुमान ठीक निकला तो बहुत जल्द सारी स्थिति हमारे काबू में होगी। क्या अनुमान है तुम्हारा? कहाँ हो सकता है सामान? आप जानते हैं मंत्री जी, पहलवान की आदत ना डींगे मारने की है ना पहले से कुछ बताने की। पहलवान का काम है काम करना, और ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही आपको खुशखबरी दूंगा। बस इसके बाद ट्रांजिस्टर पर खामोशी छा गई। हम काफी देर तक उससे निकलने वाली सू सू की आवाज को इस उम्मीद के साथ सुनते रहे कि शायद कोई काम की बात पता लगे। जब उम्मीदें खत्म हो गई तो संदीप ने उसे ऑफ कर दिया। मेरे दिमाग में अभी भी वही सवाल घुमड़ रहा था, यह कि आजू वाला प्रकरण सच्चा है या सच वह है जिस नतीजे पर रमेश, नितिन और पहलवान पहुंचे हैं। कुछ भी तो नहीं जान सकी मैं, झुंझलाकर बोला। बताते क्यों नहीं संदीप, सच्चाई क्या है? उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, अब रह क्या गया है बताने को? उनकी बातें सुनकर तुम समझ गई होंगी कि मेरे द्वारा तैयार किए गए लेटर्स की राइटिंग आजू की राइटिंग से मैच नहीं कर पाई। तो स्पष्ट है कि मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी। हाँ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मगर वह हाँ इतनी रहस्य में थी कि मुझे ना जैसी लगी। कहते वक्त कुछ भाव ऐसे थे उनके चेहरे पर, होठों पर नामालूम सी मुस्कान थी। वे सोच रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, पता करने के लिए मैंने उन्हें बहुत ध्यान से देखा था। परंतु जैसा कि पहले लिख चुकी हूँ, जनाब अपने भावों को छुपाने के मामले में मास्टर हो चुके थे। अगर ये तुम्हारी चाल थी तो बुरी तरह पिट चुकी है। तुम्हारे झांसे में नहीं आए, वे समझ चुके हैं कि सो तो है। वे बोले, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके पास 15 साल पहले मर चुकी आजू की हैंडराइटिंग होगी। सारी प्लानिंग इसी होप पर रची थी। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं लग रहा कि तुम्हारा कोई प्लान पिटा है। तुम्हारे चेहरे के भाव तो ऐसा नहीं बोलते। वे हंसे। तुम्हारे ख्याल से क्या मुझे मातम मनाना चाहिए, छाती पीट पीट कर रोना चाहिए कि मेरा प्लान पिट गया? अचकचाकर रह गई मैं। उन्हें घूरते हुए बोली, दाढ़े मार मार कर रोने के लिए नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन जिसकी इतनी बड़ी स्कीम पिटी है कुछ तो अफसोस हो उसके चेहरे पर तुम्हारे चेहरे पर
तुम्हारे चेहरे पर तो उल्टे ऐसे भाव हैं जैसे वे वही बात कर रहे थे जो कि तुम चाहते थे। बिना मतलब मत उलझो कविता, उन्होंने कहा। सच वही है कि यह मेरी चाल थी। एक बार फिर मुझे बहुत ही पुरजोर अंदाज में लगा कि वे सफेद झूठ बोल रहे हैं। बात अगले दिन की है। रात के ठीक 10 बजे ही स्टडी में थे वे, कंप्यूटर पर कुछ लिख रहे थे। मैं गई तो बोले, जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, जब निपट जाएगा तो आ जाऊंगा। मैं डिनर करने की जिद करना चाहती थी मगर नहीं कर पाई। कारण का अनुमान आप लगा सकते हैं। कहते वक्त उनका लहजा और चेहरा सपाट इतना था कि हमेशा की तरह मेरी हिम्मत जवाब दे गई। बेडरूम में आ गई अपने। बेड पर लेटी लैंटर को घूरती कुछ सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। मैंने अलसाए भाव से रिसीवर उठाकर हेलो कहा। हमें इसी वक्त सान्याल से बात करनी है। ये लफ्ज इतनी तेजी के साथ और इतने हड़बड़ाए हुए अंदाज में कहे गए थे कि पलक झपकते मेरी सुस्ती काफूर हो गई। एक ही क्षण में सारी इंद्रियां सजग हो गईं। मुंह से निकला, आप कौन बोल रहे हैं? प्लीज टाइम पर बात मत करो, बात कराओ उससे। जब तक यह नहीं बताएंगे कि आप कौन बोल रहे हैं तब तक बात नहीं हो सकती, मैंने भी सपाट लहजे में कह दिया। उफ! जैसे दूसरी तरफ वाला परेशान हो गया। फिर जल्दी से पूछा गया, आप कौन हैं? उनकी मिसेस। ओह कविता, कविता प्लीज समय मत गवाओ, फोन सान्याल को दो, हमें उसे बहुत जरूरी बात बतानी है। पर आप बोल कौन रहे हैं, बताते क्यों नहीं? मैंने आवाज पहचानने की कोशिश के साथ कहा। जब तक आप कमल किशोर उपाध्याय बोल रहे हैं हम। मेरी बात काटकर जल्दी से कहा गया। मेरी रही से इंद्रियां भी सक्रिय हो गईं। आंखों के सामने वह दृश्य फ्लैश उठा जब मैं गाड़ी की डिक्की में थी और संदीप उनके फ्लैट पर गए थे। क्यों गए थे वे वहां? क्या खिचड़ी पक रही है इन दोनों के बीच? यह जानने के लिए पगलासी गई मैं कि कमल किशोर ने इतनी हड़बड़ाहट में संदीप को फोन क्यों किया है। क्या बात करना चाहते हैं उनसे? सो कहा, मुझे बताइए सर, क्या बात है? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। एक बार फिर कहते हैं हम, समय बहुत कीमती है, बर्बाद मत करो इसे। पर सर, मैंने यह सोचकर सफेद झूठ बोल दिया कि अब शायद वे मुझे ये बात बताएंगे जो संदीप को बताना चाहते थे। वे तो इस वक्त घर पर नहीं है। उफ! कमल किशोर उपाध्याय जैसे बेहद परेशान हो उठे। कहाँ चला गया वह? कुछ बताकर नहीं गए? कुछ जरूरी? मोबाइल तो होगा उस पर। नंबर क्या है? मोबाइल वे घर पर छोड़ गए हैं। कोई जरूरी बात है तो आप मुझे क्यों नहीं बता देते सर? आखिर मैं उनकी मिसेज हूँ। दूसरी तरफ से खामोशी छाई गई। उससे कहना कि उसे वे लोग ले गए हैं। एक ही झटके में सारा शरीर सन पड़ गया मेरा, जैसे नसों में दौड़ता खून जहां का तहां जम गया हो। दिमाग में सन्नाटा। शब्द होठों से फिसलते चले गए। कौन ले गए? तुम बस इतना ही कहना, वह समझ जाएगा और वह मैसेज जितनी जल्दी हो सके उस तक पहुंचा दो। हमारे ख्याल से उसकी जान खतरे में है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं दहाड़ उठी। मुझे मालूम था कि वह क्या सामान था। आप मुझे बस यह बताइए, उस सामान को कौन ले गया है? रमेश शर्मा का खास आदमी, उसे पहलवान कहते हैं। अरे मगर आप ये सामान उसे कैसे दे सकते हैं? धड़ाम विस्फोट की आवाज गूंजी। भयंकर विस्फोट की आवाज, ऐसी जिसने मेरे कानों के पर्दे फाड़ डाले। कानों के पर्दे ही नहीं, सारा अस्तित्व छीन डाला था उसने मेरा। आवाज भले ही कई किलोमीटर तक गूंजी हो मगर उद्गम स्थल हमारा बंगला था। हमारा अपना बंगला। दीवारें कांप उठी थीं, दरवाजे मानो भूकंप ने पकड़कर झंझोर डाले। बेडरूम की खिड़कियों के कांच झनझनाकर बिखर गए। मैं उछलकर दूर जा गिरी, मगर जैसे गिरी ही उठकर खड़ी होने के लिए थी। संदीप! हलक फाड़ कर चीखती हुई मैं दरवाजे की तरफ लपकी, दौड़ती हुई गैलरी में पहुंची। गैलरी से लॉबी में स्टडी में आग लगी हुई थी। बंद दरवाजे की दराज से धुआं बाहर आ रहा था। मैं तो जैसे पागल हो गई। तभी मुझे याद आया, स्टडी की किचन लॉन में खुलने वाली खिड़की का कांच अभी तक टूटा पड़ा था, जिसे तोड़ते हुए पहलवान और उसके साथी स्टडी में आए थे। मैं किचन लॉन में पहुंचने के लिए आंधी तूफान की तरह मुख्य दरवाजे की तरफ भागी। बाहर निकली तो देखा बहुत से बाहरी लोग बंगले में घुस आए थे। सब किचन लॉन की तरफ भागे चले जा रहे थे। यह सब विस्फोट और आग के कारण था। मैं भी दौड़ती उसी भीड़ में शामिल होकर किचन लॉन में पहुंची। लोग अपने अपने तरीकों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।
हमारे बंगले का दरबान भी उन्हीं में था। किसी की भी परवाह किए बगैर मैं आग उगलती खिड़की की तरफ दौड़ी। अब भी उससे थोड़ी दूरी थी कि मेरे इरादे भांप कर भीड़ ने मुझे पकड़ लिया। उनसे खुद को छुड़ाने की पुरजोर कोशिश करती हुई बार बार चीख रही थी कि वे उसी में हैं, मगर मेरी बात समझने के बावजूद कोई मुझे वह नहीं करने दे रहा था जो मैं करना चाहती थी। मुझे उस वक्त होश नहीं था कि मैं क्या बेवकूफ़ी करने जा रही हूँ, जबकि लोगों को इल्म था कि संदीप अगर वहाँ है भी तो उन्हें बचा नहीं सकती। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा, शायद आधे घंटे तक। इस बीच फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच चुके थे। शायद किसी ने फोन कर दिया था उन्हें। इधर से खिड़की और लॉबी की तरफ से स्टडी का दरवाजा तोड़ डाला गया। स्टडी में मौजूद हर सामान जलकर खाक हो चुका था। दूसरे लोगों के साथ जब मेरी नजर भी मेज के नजदीक पड़े संदीप के जिस्म के सबसे बड़े हिस्से पर पड़ी तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धड़ वाला वह हिस्सा बुरी तरह जल चुका था। आंखों के सामने किसी मैगजीन में छपी राजीव गांधी की लाश का फोटो चकरा उठा। बहुत जोर से चक्कर आया मुझे और मैं धाड़ से जमीन पर गिर पड़ी। कानों में एक साथ कई आवाजें गूंजी, अरे मिसेस सन्याल को संभालो। होश में आने पर मैंने खुद को अपने बेड पर पाया। कई लोग मुझ पर झुके हुए थे, उनमें एक डॉक्टर भी था। शायद उसी के प्रयास से होश में आई थी मैं। दिमाग सक्रिय होते ही झटके के साथ बैठकर मैं बेड पर बैठ गई। प्लीज मिसेस सन्याल, डॉक्टर ने कहा, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है उन लोगों की, उनके अंजाम तक पहुंचाने की जिन्होंने मेरे पति को मारा है। किन लोगों ने मारा है आपके पति को? मैंने एक झटके से उस शख्स की तरफ देखा जिसने यह सवाल किया था। पाया वह एसएसपी था। उसके साथ ही बेड के नजदीक इंस्पेक्टर करंट वाला भी खड़ा था। अधेड़ उम्र का एक और शख्स था वहां जिसे मैं नहीं जानती थी, जिस पर कोई खास ध्यान दिए बगैर मैंने एसएसपी को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा था, तो आप नहीं जानते कि उनकी हत्या किसने की है? नहीं, एसएसपी ने इस तरह कहा जैसे उससे इनोसेंट आदमी सारी दुनिया में ना हो। कम से कम अभी तक हम इस बारे में कुछ भी नहीं जान सके हैं। मेरे दिमाग को झटका सा लगा। याद आई यह बात कि जब एसएसपी मेरी एक नहीं सुनेगा, अब उसे सिर्फ रोमेश शर्मा की सुननी है, क्योंकि वह मटेरियल अब रोमेश के पास है, जिसके बूते पर थाने में संदीप ने उसे अपनी उंगलियों पर नचाया था। जाहिर है अब रोमेश उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, बल्कि नचा रहा होगा। सो मुझे बेहद होशियारी से काम लेना चाहिए। अभी तो मुझे ठीक से यह भी मालूम नहीं था कि संदीप की हत्या कैसे हुई है। हत्या हो गई है उनकी, अब वे इस दुनिया में नहीं है। इस एहसास ने मुझे थरथरा कर रख दिया। बहुत जोर से रुलाई ने फूट पड़ना चाहा, मगर मैंने खुद को संभाला। किसी समय संदीप के कई शब्द याद आए। समय जब संकट का हो उस वक्त हमें अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। कभी दिमाग से काम लेना चाहिए। भावनाएं हमें आगे नहीं बढ़ने देती, जबकि दिमाग सीधा मंजिल की तरफ ले जाता है। संकट जितना बड़ा हो, संकल्प उतना ही दृढ़ होना चाहिए। उनके शब्दों ने मुझे बल दिया। यह सोच दी कि अब जब वे नहीं है तो मुझे सिर्फ उनके अधूरे कामों को अंजाम देना है। न केवल उस काम को अंजाम देना है, बल्कि उनकी हत्या का बदला भी लेना है। और कमजोर पड़कर भावनाओं में बहकर मैं वैसा नहीं कर सकती। साधारण औरत की तरह रोती पीटती रह गई तो कुछ भी ना कर सकूंगी। मुझे दृढ़ बनना होगा। और फिर वैसे ही बनने की कोशिश के साथ मैंने कहा, उनकी हत्या रमेश शर्मा, उसके बेटे नितिन शर्मा और उनके खास आदमी पहलवान ने की है। आप जानती हैं ना कि आप क्या कह रही हैं? एसएसपी ने मेरी आंखों में आंख डालकर कहा। किसका नाम ले रही हैं आप? मंत्री जी हैं वे, काफी पावरफुल मंत्री। मैं जानती हूँ कि वह कितना पावरफुल है। कहने के साथ मैं बेड से खड़ी हो गई। अपने उस वक्त के साहस पर मैं आज भी हैरान हूँ। एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैं यह भी जानती हूँ मिस्टर एसएसपी कि इस वक्त वह उतना ही पावरफुल है जितने कभी मेरे पति थे, और तुम उसके सामने उतने ही कमजोर हो जितने मेरे पति से के सामने थे। बावजूद इसके कह रही हूँ कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और उसे भी नहीं छोड़ूंगी जो उसकी तरफ बढ़ने के रास्ते में मेरे सामने बाधा बनकर खड़ा होगा। आप शायद भावनाओं में बह रही हैं। भावनाओं में बहती तो वह नहीं कह रही होती जो कह रही हूँ, बल्कि अपने पति की लाश से लिपट कर रो रही होती। कहाँ है उनकी
डेड बॉडी, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरे साहस ने शायद कमरे में मौजूद हर शख्स को हैरान कर दिया। जब मैं खुद ही कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो डॉक्टर को छोड़कर सभी मेरे पीछे चले आए। मैं सीधा स्टडी में पहुंची थी। संदीप के शरीर के जले हुए टुकड़े स्टडी के अन्य सामान के साथ यहाँ वहां बिखरे पड़े थे। एक बार फिर उन टुकड़ों ने मुझे तोड़ डालने की भरपूर कोशिश की, परंतु मैंने भी सन्याल की सच्ची पत्नी बनकर न सिर्फ मजबूती के साथ अंदर से फूट पड़ने वाली रुलाई के पंजे से पंजा लड़ा दिया, बल्कि उसे धाराशायी भी कर दिया। बहुत ही तेज के साथ मैंने एसएसपी की तरफ पलट कर कहा, कमरे में आग कैसे लगी? कमाल है, ये आपको मालूम नहीं, मगर यह मालूम है कि आग लगाई किसने? एसएसपी ने व्यंग किया। होता है इंस्पेक्टर, कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन मैंने थोड़े गैप के बाद कहा, अगर तुम मुझसे उलझने की जगह मेरे सवालों के जवाब दो तो बेहतर होगा। सवालों के जवाब तो हमें आपसे चाहिए, एसएसपी ने कहा। जैसे सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि जब धमाका हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? जहां से अभी अभी आई हूँ, अर्थात अपने बेडरूम में। मैंने विस्फोट की आवाज सुनी थी, मगर अभी तक यह नहीं जान सकी हूँ कि यह विस्फोट हुआ किस चीज से था। हैंड ग्रेनेड के अवशेष मिले हैं यहाँ से। इसका मतलब हत्यारे कमरे में नहीं आए। अचानक मेरी एलएलबी की पढ़ाई बोलने लगी। उन्होंने बाहर ही से हैंड ग्रेनेड फेंक कर अपना काम कर दिया। क्या जज साहब खिड़की खोलकर काम करते थे? मतलब खिड़की अगर बंद होती तो बाहर से फेंका गया हैंड ग्रेनेड पहले उसके कांच से टकराता, वह वहीं फट जाता और कमरे के अंदर उतना नुकसान नहीं पहुंच पाता जितना पहुंचाया है। कमरे की खिड़की खुली हुई नहीं बल्कि टूटी हुई थी और हैंड ग्रेनेड फेंकने वालों को इस बात की पूरी जानकारी थी। वह कैसे? एसएसपी ने पूछा। मैंने एसएसपी के सवाल पर जरा भी ध्यान दिए बगैर स्टडी से बाहर निकलते हुए कहा, तब तो हत्यारे की खोज कमरे के अंदर नहीं बल्कि बाहर की जानी चाहिए। एक बार फिर वे मेरे पीछे पीछे आने पर मजबूर हो गए। लॉबी से गुजरकर किचन में पहुंचने के दरमियान मैंने देखा कि हमारा बंगला पुलिस छावनी बना हुआ था। हर स्थान पर पुलिस वाले तैनात थे। वहां तैनात पुलिस वाले उन्हें वहीं रोके हुए थे। सायरन बजाती एम्बुलेंस भीड़ को चीरती हुई अभी अभी वहां पहुंची थी। इसके लिए गेट खोला जा रहा था। पोस्टमार्टम वाले और फिंगरप्रिंट्स डिपार्टमेंट के लोग आए हैं, एसएसपी ने अनावश्यक सा वाक्य कहा, जिस पर जरा भी ध्यान दिए बगैर मैं किचन लॉन में पहुंच गई। वहां से टूटी हुई खिड़की को देखकर मैं ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि हैंड ग्रेनेड किचन लॉन के कौन से पॉइंट से स्टडी में फेंका गया होगा। अर्थात अगर मुझे यह काम करना होता तो कहाँ से करती। सब लोग मुझे चकित नजरों से देख रहे थे, जबकि किसी की भी परवाह किए बगैर मैंने उस पॉइंट का चयन करने के बाद एसएसपी से पूछा, हमारा गार्ड कहाँ है? गेट पर होगा, मगर क्यों? मैं कम रोशनी में आसपास की घास का निरीक्षण करते हुए बोली, मुझे यहाँ तेज रोशनी चाहिए, उससे कहो कि इस साइड के सभी बल्ब ऑन कर दे। हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले के फुट स्टेप्स की तलाश है शायद आपको। कहते वक्त एसएसपी के होठों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे मुझे बच्ची समझ रहा हो, मगर यह एक बेवकूफाना का कोशिश होगी। पहली बात तो यह है कि घास में फुट स्टेप्स बनते ही नहीं है। दूसरी बात, वारदात के बाद आग बुझाने के लिए यहाँ इतने लोग इकट्ठा और हुए थे और भगदड़ मचा चुके हैं कि हमारे मतलब का कुछ भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कह एसएसपी ठीक ही रहा था, मगर उसकी मुस्कान ने मुझे चिढ़ा कर रख दिया। जले भुने से लहजे में कहा, मिस्टर एसएसपी, मैं जानती हूँ आप यही चाहेंगे कि हत्यारों का सुराग अगर कहीं भी हो भी तो वह मिले नहीं, बल्कि अगर यह भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप तो यहाँ मौजूद ही उनके हितों की रक्षा के लिए हैं। जुबान संभाल कर बात कीजिए मिसेस सन्याल, मेरे शब्दों ने एसएसपी को तिलमिलाकर रख दिया। आप अगर मरहूम जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पत्नी हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि जो मुंह में आए बकती चली जाए। कुछ कहने के लिए अभी मैंने मुंह खोला ही था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर लगभग भागता हुआ वहां आया और एसएसपी को सैल्यूट मारने के बाद बोला, आईजी साहब आ गए हैं सर। एसएसपी तुरंत मुझ पर से ध्यान हटाकर गेट की तरफ दौड़ा। जी तो चार लपक कर उसे रोकूं और मुंह तोड़ जवाब दूं, मगर ऐसा किया नहीं मैंने। सोचा फिलहाल उससे उलझने से कोई लाभ नहीं। करंट वाला और वह अधेड़ शख्स वहीं खड़े रह गए थे जो बेडरूम से ही हमारे साथ था, मगर जिस पर मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया था।
करंट वाला का ध्यान भी हमारी तरफ नहीं था। वह उस वक्त गेट की तरफ देख रहा था जब अचानक अंधेर मेरे अत्यंत नजदीक सरक आया। मैंने महसूस किया कि वह मेरे हाथ में करंट वाला की चोरी से कोई कागज पकड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह जबरदस्ती कागज मेरे हाथ में ठूसता हुआ कान पर झुककर बहुत ही धीमे स्वर में बोला, इसे छिपा कर पढ़ना। भौचक्का रह गई मैं। अपना काम करने के बाद वह तेज कदमों के साथ लोहे वाले गेट की तरफ बढ़ गया। अब बकाई सी मैं उसकी पीठ देखते रह गई। उसकी आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। दिमाग जोर जोर से शोर मचा रहा था। कौन है ये, कौन है? यह जानने की जिज्ञासा इतनी तीव्र हुई कि करंट वाला से ही पूछ बैठी, क्या तुम उस शख्स को जानते हो? आप नहीं जानती उन्हें? करंट वाला के लहजे में हैरत थी। नहीं, हाई कोर्ट के जज हैं, कमल किशोर उपाध्याय। बिजली सी कौंध गई मेरे जहन में। मारे गुस्से के सारी शरीर में उंगलियां चिंगारियां से भर गईं। यही तो था वह शख्स जिसे मैं संदीप की हत्या का जिम्मेदार कह सकती थी। उसी की नामर्दी के कारण तो मारे गए थे वे। जी चाह दौड़कर उसे पकड़ लूं, पूछूं उससे कि किसने उसे हाईकोर्ट का जज बना दिया, मगर फिर मुट्ठी में दबे उसके दिए हुए कागज का ध्यान आया। लगा मामला कुछ रहस्यमय है। अब दिलो दिमाग पर एक ही धुन सवार थी, कमल किशोर द्वारा दिए गए कागज में क्या लिखा है। उसी से रूबरू होने के लिए मैं सबसे छुपकर बाथरूम में पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद किया, लाइट ऑन की और अभी तक हाथ में मौजूद कागज खोला। उसमें केवल इतना ही लिखा था, पहली फुर्सत होते ही हमसे मिलो, मगर ध्यान रहे इस मुलाकात के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। बस इससे आगे एक अक्षर नहीं लिखा था। मैं प्यासी सी रह गई। दिमाग में अनेक सवाल चकराते रह गए। मुझसे क्या बात करना चाहता है यह कमजोर शख्स? वह यहाँ क्यों मौजूद था? क्यों यह कागज मेरे हाथ में दिया? किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। अब मैं उससे मिलने के लिए उतावली हो गई, मगर बंगले में जो हंगामा मचा हुआ था उसे क्रॉस करके एकदम से उससे मिलना संभव भी नहीं था। मैंने उसे गेट की तरफ जाते हुए देखा था। क्या वह बंगले में से चला गया था या अभी यही है? जानने के लिए मैं बाथरूम से बाहर निकली। लॉबी में उस वक्त आईजी का काफिला खड़ा था। काफिले में यहाँ सारे तात्पर्य पुलिस वालों के जमघट से है। कम से कम फिलहाल मुझे उनमें से किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए लॉबी से चुपचाप बाहर निकल जाना चाहती थी। मगर आईजी ने मुझ पर नजर पड़ते ही अपने नजदीक बुला लिया। दिमाग में तो मेरे कमल किशोर उपाध्याय था। मिलना तो उससे चाहती थी, मगर वर्तमान हालत में कर भी क्या सकती थी। सो अनमने भाव से उनके नजदीक पहुंची। यहाँ जो कुछ हुआ उसका हमें अफसोस है। उन्होंने औपचारिक शब्दों से शुरुआत की, लेकिन आप यकीन रखें आपके पति के हत्यारे जल्दी ही पकड़े जाएंगे। उनके शब्द सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। वह आग रोष बनकर होठों से फूट पड़ी। मुझे पूरा यकीन है आईजी साहब कि पुलिस उनका बाल तक बांका नहीं कर पाएगी। क्या मतलब? आईजी चौंके। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? विश्वास कीजिए, पुलिस आपके साथ है। मैंने जलती नजरों से एसएसपी की तरफ देखते हुए कहा, बताया नहीं एसएसपी साहब ने? हम समझे नहीं, इन्हें क्या बताना चाहिए था हमें? मैंने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कमान एसएसपी ने संभाल ली। सर, इनका कहना है कि वारदात रमेश शर्मा, उनके बेटे और उनके एक खास आदमी ने की है। तो आईजी गुर्राए, यह बात आपने हमें बताई क्यों नहीं कि ये कुछ लोगों का नाम ले रही हैं? हड़बड़ाए हुए एसएसपी ने कहा, ये केवल नाम ही ले रही हैं सर, कोई सबूत नहीं है इनके पास। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या इनका किसी पर शक जाहिर करना काफी नहीं? क्या यह बात तुम्हें हमें समझानी पड़ेगी कि सबूत जुटाने का काम पुलिस का है? सर, आपने कल ही ज्वाइन किया है इसलिए बताना पड़ रहा है। एसएसपी ने कहा कि माननीय कृषि मंत्री जी। ओह, तो इसलिए आपने हमें इनसे हुई बातचीत का ब्यौरा देना जरूरी नहीं समझा? आईजी ने लगभग गुर्राते हुए कहा, मंत्री जी से डरे हुए थे आप, मगर याद रखिए, शायद आप जानते भी होंगे कि हमारा नाम अजीत यादव है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ के मंत्रियों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कानून के लिए काम करते हैं। कहने के बाद में मेरी तरफ घूमे और नरम स्वर में बोले, आप निश्चिंत रहिए मिसेस सान्याल, मुजरिम चाहे जितने बड़े लोग हों, अगर वे कसूरवार हैं तो बच नहीं सकेंगे। उस शख्स की बातों में पहली बार आशा बंधी मुझे कि पुलिस के स्तर पर भी कुछ हो सकता है,
मगर फिर अचानक दिमाग में ख्याल कौंधा, आईजी अभी नया नया है, इसे पता नहीं कि जादू का कौन सा पिटारा है रोमिश के पास। अगर इसने भी कभी साक्षी के जिस्म में मुंह मारा होगा तो रोमिश से सामना होते ही सारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। मगर फिर मैंने सोचा यह भी तो संभव नहीं कि हर आदमी साक्षी के संपर्क में आया हो। मैं यह सब सोच ही रही थी कि अचानक वहां पहुंचे इंस्पेक्टर करंट वाला ने रुमाल में लिपटी कोई चीज एसएसपी को दिखाते हुए कहा, सर यह मुझे किचन लॉन से मिला है। एसएसपी अभी कुछ कह भी नहीं पाया था कि आईजी ने कमान अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या है ये, हमें दिखाओ। करंट वाला ने एसएसपी की तरफ देखा। उधर क्या देख रहे हो इंस्पेक्टर? वह शख्स गुर्राया जिसने अपना नाम अजीत यादव बताया था। दिखाओ हमें। सक पका गया करंट वाला। उसके बाद उसने उस रुमाल को खोलना शुरू किया जैसे जादूगर उस रुमाल को खोलता है। रुमाल पूरा खुलते ही उछल पड़ी मैं। मुंह से स्वतः चीख उबल पड़ी थी। ये नितिन शर्मा का है। नितिन शर्मा का ब्रेसलेट है ये। मैं इसे खूब पहचानती हूँ। सब हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे और मैं देख रही थी उस ब्रेसलेट को जो करंट वाला के हाथ पर रुमाल के ऊपर रखा था। वह वही था, बहुत बड़े डायमंड युक्त सोने का बना ब्रेसलेट, नितिन शर्मा का ब्रेसलेट। आईजी ने कहा, क्या आपको पक्का यकीन है कि? यकीन ही नहीं सर, यकीन बहुत छोटी चीज होती है। अति उत्साह से भरी मैं उनकी बात काटकर कहती चली गई, मुझे मालूम है यह उसी का है। कैसे मालूम है आपको? मैंने उसके हाथ में देखा था और उस पर उसका नाम भी लिखा होगा। कहने के साथ में झपट कर करंट वाला के नजदीक पहुंची और उसके हाथ पर रखे ब्रेसलेट पर लिखे इंग्लिश के नितिन को पढ़कर तो मानो मैं पागल ही हो गई। चीखती सी चली गई मैं, ये देखिए सर, ये देखिए, इस पर उसका नाम लिखा है। अब तो कोई शक ही नहीं रहा कि यह उसी का है। कुछ देर तक अजीत यादव उत्साह की जाति के कारण दमक रहे मेरे चेहरे को देखते रहे। फिर करंट वाला की तरफ पलट कर बोले, कहाँ से मिला यह? वहीं किचन लॉन में पड़ा था सर। करंट वाला ने मेरी तरफ इशारा करके कहा। मिसेस सान्याल वहां की लाइटें ऑन करने का हुक्म देकर यहाँ चली आई। एसएसपी साहब भी आपसे मिलने चले आए। मैं वहीं था। लाइटें ऑन होते ही खुद ब खुद चमकने लगा, शायद इस डायमंड के कारण। मैंने इसे यह सोचकर रुमाल से उठाया कि मुमकिन है इस पर किसी की उंगलियों के निशान भी हों। ये मिटने नहीं चाहिए। गुड, वेरी गुड, अजीत यादव ने कहा। बहुत समझदार इंस्पेक्टर हो तुम। हमें तुम जैसे इंस्पेक्टर बहुत पसंद है। करंट वाला खुश हो गया। खुश होकर एसएसपी की तरफ देखा उसने, मगर उधर देखते ही सकपक आ गया क्योंकि एसएसपी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। बहुत ही जल्दी उसने अपनी आंखें पुनः आईजी पर केंद्रित करने के साथ कहा, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं पूछती हूँ कहाँ से आ गया नितिन शर्मा का ब्रेसलेट यहाँ? अति उत्साह से भरी मैं कहती चली गई, यह उसके यहाँ आए बगैर यहाँ नहीं पहुंच सकता। क्या वह आग बुझाने वालों में शामिल था? अपने घर से 5 किलोमीटर दूर वह यहाँ क्या करने आया था? इतना सब सुनते ही अजीत यादव ने एसएसपी से कहा, चलिए एसएसपी साहब, मंत्री के घर चलिए। हम आपको बताएंगे कि इस खाकी वर्दी के लिए किस तरह काम किया जाता है। चलिए, मैंने कहा, आपको मैं लेकर चलती हूँ वहाँ। सॉरी मैडम, अजीत यादव ने मुझसे विनम्रता पूर्वक कहा। पुलिस अपना काम खुद करेगी, आपको वहाँ कोई जरूरत नहीं। अब जरूरत होगी हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। पहली फुर्सत मिलते ही मैं कमल किशोर उपाध्याय के बंगले पर जा पहुंची। जाने क्यों उसे सामने देखते ही एक बार मेरा खून फिर खौल उठा। पहला ही वाक्य बोलते वक्त लहजे में गुर्राहट सी थी। मुझे अभी तक आश्चर्य है कि उतना कीमती सामान मेरे पति ने आप जैसे कमजोर आदमी के पास क्यों रखा। ठीक यही बात हमने भी कही थी उनसे, कमल किशोर बोले, तब जबकि वह सामान रखने हमारे पास आया था। क्या मतलब? मुझे चौंक जाना पड़ा। वह हमारे पास आया, बोला, मैंने उनके खिलाफ जंग शुरू कर दी है जिन्होंने आपके बेटे को मारा था। हमने कहा वह जंग में हम शामिल नहीं हैं, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उनसे कोई जंग लड़ सके। बल्कि हम तो तुम्हें भी सलाह देंगे कि वह हमारी बात बीच में काट कर बोला, मैं आपसे शामिल होने के लिए कहने नहीं आया हूँ। जब हमने पूछा तो कि क्यों आई हो, तो उसने हमें एक हैंड बैग देते हुए कहा, यह सामान रखने आया हूँ आपके पास। करना आपको सिर्फ इतना है कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो इस बैग को ज्यों का त्यों चीफ जस्टिस के पास पहुंचा दें।
यह काम आप खुद को पूरी तरह गुप्त रखकर कर सकते हैं और करने की जरूरत भी केवल तब पड़ेगी जब मुझे कुछ होगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। अगर कुछ हुआ ही नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या आप इतना काम करने के लिए तैयार नहीं हैं? मैंने पूछा, है क्या इस बैग में? उसने कहा, बस इतना समझ लीजिए, इस बैग में उनकी मौत है। मुझसे जंग के दरमियान उन्हें सबसे ज्यादा तलाश इसी सामान की होगी। जब तक उन्हें यह नहीं मिलेगा तब तक मैं मेरा बाल तक बांका नहीं कर सकते और मैं इसी सामान के बूते पर उनसे हर जंग जीत लूंगा। हम घबरा गए, बोले, इतना महत्वपूर्ण सामान तुम हमारे पास रखने क्यों चले आए? जवाब में बड़े ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर कहा था सान्याल ने, यह जिम्मेदारी आपको सौंपने के दो कारण हैं। पहला, जंग के दरमियान इस सामान की तलाश में उनकी निगाह मेरे हर परिचित पर जाएगी और आपकी गिनती मेरे परिचितों में नहीं होती। दूसरा, अगर उन्हें बाल बराबर कहीं से यह शक हुआ भी कि सामान आपके पास हो सकता है तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। यह सोचकर विश्वास नहीं होगा कि आप जो पहले ही उनके कहर के शिकार हो चुके हैं और उनसे बेइंतहा डरे हुए हैं, इस सामान को रख ही नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि जिसे आप अपनी कमजोरी समझ रहे हैं उसी को मैं सबसे बड़ी ताकत मानकर चल रहा हूं। इतना सब सुनने के बाद भी हमने साफ साफ कह दिया था, नहीं सान्याल, हम यह रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हारी सभी उम्मीदों के विरुद्ध अगर उन्हें पता लग गया कि वे उसे लेने हमारे पास आ धमके तो हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे इनकार कर सकें। एक ही बेटा बचा है हमारा, अब हमारा, और हम उसे नहीं खो सकते। हम यह देखकर हैरान रह गए कि हमारी इस बात ने उसकी रहस्यमय मुस्कान में इजाफा ही किया था। बोला, ठीक है, अगर वे आपके पास पहुंच जाएं और इस सामान की डिमांड करें तो कोई रिस्क मत लीजिएगा, उनके मांगते ही उनके हवाले कर दीजिएगा। मारे आश्चर्य के मेरा बुरा हाल हो गया। बोली, आपसे ऐसा कहा था उन्होंने? जो हाल इस वक्त तुम्हारा है वही उस वक्त हमारा हुआ था, कमल किशोर उपाध्याय कहते चले गए। हमने कहा, तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। एक तरफ कह रहे हो कि यह सामान हाथ लगाते ही वे शेर हो जाएंगे और दूसरी तरफ कह रहे हो अगर वे हमारे पास पहुंच जाएं तो हम बगैर किसी हील हुज्जत की सामान उन्हें दे दें। तब सान्याल ने कहा, पहली बात कहने के पीछे कारण यह है कि मेरे ख्याल से वे किसी भी हालत में आप तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, और दूसरी बात कहने के पीछे यह है कि मैं आपको कोई रिस्क लेने की सलाह नहीं दे सकता। यह सुनकर हमने कहा, हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही कि तुम यह जिम्मेदारी हमारे अलावा किसी और को क्यों नहीं सौंप देते, किसी ऐसे शख्स को जो इसे हमसे ज्यादा ईमानदारी के साथ निभा सके, कम से कम कुछ तो लोहा ले सके उनसे। इसके बाद जवाब में उन्होंने ऐसी बात कही जिसने हमें उस वक्त बहुत प्रभावित किया था। बोला, सर, अगर जरा सा दिमाग लगाएं तो आप खुद समझ सकते हैं, मैं इसे जिसके पास भी रखूंगा, कल अगर पता लगने पर भी उसके पास पहुंच गए तो उनका आतंक ही उतना है कि या हथकंडे ही इतना जानते हैं कि सामान को उसके चंगुल से निकाल लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप साफ साफ कह रहे हैं कि उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जबकि कोई अन्य इस वक्त भले ही मुझसे यह कह दे कि वह मुकाबला कर लेगा मगर वास्तव में कर नहीं पाएगा। होगा वही जो इस सामान के आपके पास रहने पर होगा, बल्कि मेरे परिचितों पर उनकी नज़र पहली नज़र में ही पड़ जाएगी, जबकि मेरे ख्याल से उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं आएगा। अगर ऐसा हो जाए तो उस अवस्था में आपको केवल एक काम करना है। वह क्या? हमने पूछा। जैसे ही आपके हाथ से यह सामान निकले आप तुरंत फोन करके मुझे सूचना दे दें। अगर मैं ना मिलूं तो मेरी मिसेस को बता दें। उनसे केवल इतना कहें, पीएनबी में जो लॉकर है उसे जाकर खोल लें, वहां मैंने उनके लिए कुछ रखा है। पीएनबी के लॉकर में? मैं उछल पड़ी। ऐसा कहा था उन्होंने, यह कि वहां मेरे लिए कुछ रखा है? हाँ, यही कहा था। पर क्या क्या है उस लॉकर में? इस बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया। एक बार फिर मेरा सारा वजूद सनसनाकर रह गया। पीएनबी में मेरे और उनके नाम का कंबाइंड लॉकर था। कमल किशोर के मुंह से उस लॉकर के जिक्र का सीधा मतलब था कि उसमें मेरे काम की कोई चीज रखी है, मगर वह क्या हो सकती है इस बारे में मैं लाख दिमाग घुमाने के बावजूद कोई अनुमान नहीं लगा सकी। और जब कुछ नहीं सूझा तो कमल किशोर से सवाल किया, इस बारे में तो उन्हें कुछ नहीं बताया होगा आपने? नहीं, जो उसने पूछा ही नहीं,
भला उस बारे में बताने की हमें क्या जरूरत थी। हाँ, अगर वह पूछता तो शायद। कौन आया था आपके पास? रमेश शर्मा का खास आदमी। पहलवान नंबर 2? हाँ, सब यही कहते हैं उसे, हालांकि नाम उसका कुछ और है। जैसे ही उसने हमारे पास आकर कहा कि उसे सन्याल द्वारा रखा गया सामान चाहिए, हमने कोई हुज्जत नहीं की, हैंडबैग निकालकर उसके हवाले कर दिया। बावजूद इसके वह हमसे यह कहकर गया कि हमें ये बैग अपने पास रखने की सजा मिलेगी। उसके जाते ही हमने तुम्हारे घर फोन किया, तुमसे बात हुई। बातों के दरमियान ही धमाके की आवाज सुनी। कांप कर रह गए हम। लगा कुछ अनहोनी हो गई है। अनहोनी हमारे इस वक्त की विचारधारा एक ही हो सकती थी, मगर तुमने बताया था कि उस वक्त सन्याल घर पर नहीं था। इस बात ने तो हमें और ज्यादा आंदोलित कर दिया। बहुत देर तक हेलो हेलो करते रहे, मगर तुम्हारी तरफ से जब कोई जवाब नहीं मिला तो लगा उन्होंने तुम्हें ही कोई नुकसान पहुंचा दिया है। इतने जालिम है वे कि जो करे कम गुजरे। उसके बाद हम खुद को वहां जाने से ना रोक सके। सारी वारदात पता लगी, वहां तुम्हें यह सब बताने का मौका नहीं था, इसलिए कागज देकर आ गए। जिस दिन अखबारों में साक्षी की मौत का समाचार छपा, तो फिर 2 दिन पहले क्यों आए थे वे आपके पास? यह बात ठीक से हमारी समझ में नहीं आई थी। उसने आते ही पूछा, अभी तक पहुंचे तो नहीं वे आप तक? हमने कहा, कमाल कर रहे हो, पहुंच जाते तो क्या हम खुद ही तुम्हें सूचना नहीं दे देते? उसने केवल इतना ही कहा, पहुंच भी नहीं सकेंगे आप तक, दिमाग ही नहीं पहुंच सकता उनका। जब हमने पूछा, आज क्यों आए हो यहाँ, तो बोले कोई खास बात नहीं है, इधर से गुजर रहे थे, सोचा हालचाल मालूम कर लें। मुझे लगा अब कमल किशोर के पास मेरे काम की कोई जानकारी नहीं है। अब तो एक ही ख्वाहिश थी मेरी, यह कि जल्दी से सुबह हो और मैं बैंक जाऊं ताकि जान सकूं कि लॉकर में संदीप ने मेरे लिए क्या रखा है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला और अंतिम वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।